वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम सिविक्स के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 5 चैप्टर्स को पहले पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम अध्याय 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। जानेंगे राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार के कार्यों के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में तथा उनके कार्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ना। उससे पहले आपने अगर 5 वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देखें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को पढ़ना, जिसका नाम है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो हमने सरकार के बारे में पिछली वीडियोस में पढ़ा है, तो आपने वहां पे जाना होगा कि भारत के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये 3 तरह की सरकार कार्य करती है। भारत में संघीय संविधान का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार का मुख्य रूप से प्रावधान किया गया है। बाद में स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया है, यानी कि भारत के अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो मुख्य रूप से कार्यरत होती है, और इसके बाद स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट भी आती है, जिसमें पंचायत वगैरह आते हैं जो गांव वगैरह के अंदर हुआ करती हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 213 तक राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान किया गया है, यानी कि आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 213 तक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। वर्तमान समय में कुल 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि भारत के अंदर इस वक्त 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो वर्तमान समय में कुल 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश में राज्य अर्थात प्रदेश स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहा जाता है, यानी कि जो इन 28 राज्यों में कार्यरत है और इन 9 में से केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश में राज्य सरकार है, एक पुदुचेरी और एक दिल्ली। तो इनके अंदर जो गवर्नमेंट काम करती है उन्हीं को हम स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका शामिल होते हैं। जिस प्रकार केंद्र सरकार में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका होती हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार के अंतर्गत भी कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका शामिल होते हैं। आइए जानते हैं राज्य सरकार के कार्यों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। विधायी कार्य राज्य विधानमंडल राज्य सूची तथा संवर्ती सूची पर कानून बनाने का कार्य करती है। राज्य विधानमंडल संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए कानून का निर्धारण करती है। उसके बाद है कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्य की कार्यपालिका यानी मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को क्या बोलते हैं? राज्य की कार्यपालिका। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण राज्य की कार्यपालिका राज्य विधानमंडल के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। वह राज्य कार्यपालिका के कार्यों को सहमति प्रदान करता है। यदि विधानमंडल यानी कि प्रथम सदन चाहे तो सरकार का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। विधानमंडल प्रश्न, पूरक प्रश्न, कटौती प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। वित्तीय कार्य राज्य के कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करती है। जो वित्तीय विभाग है वो राज्य के किसी कार्य के लिए कितने पैसे खर्च होंगे उसकी स्वीकृति प्रदान करती है। बजट को विधानसभा में पारित होना अनिवार्य है, नहीं तो सरकार गिर सकती है। यानी कि राज्य का जो बजट है वो विधानसभा में पारित होना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार जो है वो गिर जाएगी, यानी कि सरकार जो है वो नष्ट हो जाएगी। यह अन्य खर्च तथा अनुदान, कर लगाने तथा हटाने से संबंधित कार्य करती है। यानी कि पैसों से रिलेटेड जो कार्य होता है वो कौन करता है? तो वो वित्त विभाग करता है। निर्वाचन संबंधी कार्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, परंतु राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि निर्वाचन संबंधी कार्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जो चुन करके गए हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान तो कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को जब हटाने की बात होगी उनके पद से, तो ये वहां पर भाग नहीं लेंगे। अन्य कार्य राज्य विधानमंडल लोक कल्याणकारी कार्यों को करता है। वह लोक कल्याण से संबंधित नियमों का निर्माण करती है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था,
स्वास्थ्य, परिवहन, सिंचाई आदि से संबंधित कार्य करती है। तो ये सभी कार्य राज्य सरकार करती हैं अपने राज्यों के लिए। आगे हम पढ़ते हैं राज्य सरकार की विधायी शक्तियों के बारे में। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों के पृथकीकरण का प्रावधान है। इसमें शक्तियों या विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, जो कि है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार नियम व कानून बनाती है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार नियम व कानून बनाती है और समवर्ती सूची के अंतर्गत ये दोनों ही मिलकर कार्य करते हैं। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, जैसा कि अभी हमने बताया। राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार को अधिकार है और समवर्ती सूची में ये दोनों ही मिलकर के कानून बनाती हैं। आगे देखिए और क्या बताया गया है। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। यानी कि केंद्र सरकार 100 विषयों पर कानून बना सकती है, राज्य सरकार 61 विषयों पर और दोनों मिलकर के 52 विषयों पर कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार की विधायिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची तथा समवर्ती सूची तक होता है। वह इसमें वर्णित विषयों पर विधान बना सकती है, विधान यानी कि कानून। परंतु समवर्ती सूची पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून केंद्र सरकार के कानून के विपरीत हो तो केंद्रीय कानून ही मान्य होगा। यानी कि समवर्ती सूची पर अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बना रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून केंद्र सरकार के बनाए गए कानून से अलग हो जाए तो केंद्रीय कानून ही मान्य होगा, यानी कि उसको केंद्रीय कानून ही माना जाएगा। राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे कि पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आदि। यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि ये विषय आते हैं। यहाँ पर राज्य जो है अपना अलग कानून बना सकती है। आगे हम पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका के बारे में। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता आदि शामिल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो अब इसमें से हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल के बारे में, जिसको गवर्नर कहते हैं अंग्रेजी में। तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है तथा राज्य के सारे कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं। वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। परिस्थितियों के अनुसार वह कभी कभी स्वयं भी निर्णय ले सकता है। राज्यपाल के पद के लिए योग्यता इस प्रकार होनी चाहिए। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और दूसरा 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए और तीसरा यथा निर्धारित लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 3 योग्यताएं मुख्य हैं राज्यपाल के लिए। अब पढ़ते हैं हम राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, ये अनुच्छेद 153 में बताया गया है। परंतु कभी कभी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इस वक्त उसकी जो तनख्वाह होती है, उसकी जो सैलरी है, वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, परंतु सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर कार्यकाल से पहले ही पद से मुक्त हो सकता है। आइए पढ़ते हैं राज्यपाल की शक्तियों तथा उसके कार्यों के बारे में। तो राज्यपाल के पास पहली कार्यकारी शक्ति होती है, जो अनुच्छेद 154 के अंदर लिखा गया है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण वह राज्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है, यानी उस राज्य में जो भी प्रमुख पद पर आएंगे, प्रमुख अधिकारी बनेंगे, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री कौन होता है, तो बहुमत दल का नेता, तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इनमें से कुछ को वह पदमुक्त भी कर सकता है, यानी कि इनमें से कुछ को वो पद से हटा भी सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक तथा राजनयिक शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। इसके बाद है विधायी शक्तियां। विधानमंडल के सत्र की शुरुआत तथा समाप्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानमंडल के प्रथम सत्र में अभिभाषण राज्यपाल ही देता है। विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के 1/6 सदस्य की नियुक्ति करता है, यानी कि 6 में से 1 सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यदि आवश्यक हो तो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य की नियुक्ति करता है। आंग्ल भारत सदस्य का मतलब एंग्लो इंडियन मेंबर।
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित नियमों को स्वीकृति देता है या पुनर्विचार के लिए लौटाता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है। विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये तो उसकी विधायी शक्तियां हैं, कानून से रिलेटेड ये शक्तियां हैं। उसके बाद है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। वह राज्य के बजट को प्रस्तुत करवाता है। धन विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद ही विधानमंडल में लाया जाता है। उसके बाद इसकी न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशियल पावर। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल को राज्य कानून के अंतर्गत क्षमादान, लघुकरण, विराम आदि की शक्तियां प्राप्त है। ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास भी है। उसके बाद है आपात शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर। राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में विशेष शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। चलिए आगे जानते हैं मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर सीएम राज्य सरकार का प्रमुख होता है। वह मंत्री परिषद के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह विधानमंडल तथा राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। वह राज्य की नीतियों का वास्तविक निर्माता होता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारों की नियुक्ति तथा पदच्युति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आती है, यानी मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। मंत्रिपरिषद एक बड़ी इकाई है जिसमें मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल आते हैं, यानी मुख्यमंत्री भी होता है इसमें और मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किए गए अन्य अधिकारी भी होते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्रिमंडल। यह सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह होता है। यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के नीति निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमने जाना मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। अब जानते हैं महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में कि ये कौन होते हैं। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। तो महाधिवक्ता राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, यानी कि कानून अधिकारी कौन होता है? राज्य का महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब पढ़ेंगे हम राज्य विधानमंडल के बारे में। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल तथा जहां 2 सदन है वहां 2 सदनों व जहां केवल 1 सदन है वहां 1 सदन से मिलकर बनेगा। जहां 2 सदन है वहां एक सदन का नाम विधान परिषद तथा दूसरे सदन का नाम विधानसभा होगा। यानी कि जिन राज्यों में 2 सदन है वहां एक सदन का नाम विधान परिषद और दूसरे सदन का नाम विधानसभा होगा। जहां केवल 1 सदन है उसका नाम विधानसभा ही होगा। वर्तमान में केवल 7 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में ही 2 सदन है, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं। आइए जानते हैं विधानसभा के बारे में। भारत में प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है तथा प्रत्येक राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक, इसको अंग्रेजी में एमएलए कहते हैं, बन जाता है। यानी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है जो वहां का विधायक बनता है। एमएलए जिसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका संक्षिप्त रूप है। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दलों के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य के उस दल को बहुमत दल माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी पक्षों को विरोधी पक्ष कहा जाता है। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे कि कोई एक दल है जिसको आधा वोट अभी तक नहीं मिला है, कुल में से आधा वोट जिसको अभी नहीं मिला है, और दूसरा दल है, अगर ये दोनों मिल करके अगर ये दोनों आपस में मिल जाए और अगर इनके वोट आधे से ज्यादा हो जाते हैं तो ये दोनों मिलकर के सरकार बना सकते हैं, जिसको हम गठबंधन की सरकार कहेंगे। विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल की सिफारिश पर जरूरत के अनुसार कार्यकाल से पहले भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष को स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष कहा जाता है, जो विधानसभा की बैठक का सभापतित्व करता है। इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभा की कार्रवाई चलाता है।
धन विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जाता है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं: पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 25 वर्ष की आयु हो। तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब हम पढ़ेंगे विधानसभा के विभिन्न कार्यों के बारे में। आइए जानते हैं विधानसभा के प्रमुख कार्यों के बारे में कि विधानसभा किन किन कार्यों को करता है। तो कानून बनाना विधानसभा का प्रमुख कार्य है, जो राज्य के लिए कानून बनाता है। इसे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, यानी विधानसभा कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरा, बजट पारित करना। बजट भी विधानसभा के सामने ही उपस्थित किया जाता है। बजट पास हो जाने पर यह तय कर दिया जाता है कि किस विभाग को कितना खर्च करना है। चौथा, संविधान में संशोधन करना। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है। कुछ संशोधन विधेयकों पर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ विधानसभा की स्वीकृति भी आवश्यक है। निर्वाचन में भाग लेना। राष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष आदि के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो ये विधानसभा के कुछ प्रमुख कार्य थे, जैसे कि कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, बजट पारित करना, संविधान में संशोधन करना और निर्वाचन में भाग लेना। आइए विधान परिषद के बारे में जानते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 हो सकती है। यानी विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है और दूसरा, इसके सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए या फिर विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 1/3 के बराबर होने चाहिए। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य अपना स्थान छोड़ देते हैं, यानी कि वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी विधान परिषद के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार भी विधान परिषद के सदस्यों के पास है। धन विधेयक पारित करने में यह विधानसभा को अपनी राय दे सकती है, किंतु इसे मानने या ना मानने का अधिकार विधानसभा के पास है। यानी कि अपनी केवल राय देती है, उस राय को विधानसभा मानेगी या नहीं मानेगी, ये विधानसभा के पास इसका अधिकार होता है। धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है। आइए विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता को समझें। तो विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं क्या हैं? तो वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो चुकी हो और किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। आइए विधान परिषद के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो ये निम्न प्रकार के हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 भाग उस राज्य की स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों इत्यादि के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उसके बाद परिषद के कुल सदस्यों का 1/12 भाग राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है, यानी कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट पर्सन जो हैं। उसके बाद कुल सदस्यों का 1/12 भाग माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षक द्वारा निर्वाचित होता है। फिर कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि राज्यपाल जो है यहाँ पर निर्वाचित करता है। राज्यपाल ऐसे लोगों को विधान परिषद में मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, समाज सेवा आदि का व्यवहारिक अनुभव हो। आगे एक बात बताई गई है गठबंधन सरकार के बारे में। तो विभिन्न पार्टियों के गठबंधन से बनी एक सरकार होती है। गठबंधन सरकार तब बनाई जाती है जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता अथवा चुनाव पूर्व पर कोई भी 2 पार्टियां मिलकर गठबंधन कर सकती है। जैसे कि कहीं पर 500 सीट है तो जीतने के लिए 251 सीट चाहिए, लेकिन किसी पार्टी को 200 सीट मिली, किसी को 51, किसी को 30, इस तरह से मिली है। तो ये पार्टी और ये पार्टी अगर आपस में मिल जाए तो इनकी टोटल सीट हो जाएंगी 251, जो आधे से एक ज्यादा है, यानी कि ये दोनों पार्टियां मिलकर के गठबंधन कर सकती है और अपनी सरकार बना सकती है। तो ये होती है गठबंधन की सरकार। इसके बाद है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सार्वजनिक सेवाएं और दूसरा निजी स्वास्थ्य सेवाएं। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए
जो अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं वहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, डिस्पेंसरीज वगैरह। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर के विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां, इन सभी का इलाज करते हैं, इन सभी का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। उसके बाद देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहल यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, जैसे मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए। अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घर की छतों आदि पर पानी न एकत्रित होने दें तथा साफ सफाई का समुचित ध्यान रखें। लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देकर इन बीमारियों से रोका जा सकता है। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज यानी कि निजी स्वास्थ्य सेवाएं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह। हमारे देश में कई तरह के निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी अस्पताल बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं, ये सभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चला रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी है, यानी कि कुछ इस तरह के हॉस्पिटल भी हैं जो प्राइवेट हैं और नर्सिंग होम भी हैं जो प्राइवेट है। इसके बाद एक बॉक्स में बताया गया है भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है। याद रखना है कि भारत के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा महाविद्यालय जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के अंदर ही है। भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। पिछले वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हो गई। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है, जैसे कि एम्स, सफदरजंग आदि। भारत में विश्व दवाइयां निर्मित करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात भी होता है। भारत में समस्त बच्चों में से लगभग 50% बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, जिस कारण वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ये भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ जनरल नॉलेज के लिए और कुछ याद करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।